5 धर्मों वाली बहुओं का 15 अगस्त। रेखा अपने 5 बेटों और पति के साथ रहती थी। उसके 5 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे ने अभी कुछ दिन पहले ही शिवानी नाम की लड़की से लव मैरिज की थी। शिवानी बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी। अरे बहू, तूने माँ दुर्गा की आरती कर दी है क्या? जी माँ, मैंने सबसे पहले माँ दुर्गा को भोग लगाकर आरती ही की थी। हाय, कौन से अच्छे कर्म हो गए थे मुझसे जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली। शिवानी शर्माने लगी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं देखती हूँ माँ कि कौन आया है। शिवानी ने दरवाजा जैसे ही खोला वो हक्की बक्की रह गई। दरवाजे पर उसके चारों देवर एक एक लड़की का हाथ पकड़े हुए खड़े थे। देवर जी, क्या बात है बहू, कौन है? आप खुद ही देख लो। शिवानी की बात सुनकर रेखा जल्दी से दरवाजे पर आई और वो ये सब कुछ देखकर हैरान रह गई। दरअसल रेखा के चारों बेटों भी लव मैरिज करके अपने साथ अपनी अपनी बीवियों को लेकर आए थे। मजे की बात ये थी कि वो चारों ही अलग अलग धर्मों की लड़कियां लाए थे। एक मुस्लिम थी तो दूसरी सिख, एक ईसाई थी तो दूसरी बुद्धिज्म। अरे ये किन नौटंकियों को लेकर आ गए हो? माँ, ये सभी आपकी बहुएं हैं और आप इन्हें अपनाने से मना नहीं कर सकती हो क्योंकि आपने भैया की पसंद को भी अपनाया है। अपने बेटों की बात सुनकर रेखा कुछ नहीं बोल पाई और उसने अपनी चारों अलग अलग धर्मों की बहुओं को अपना लिया। उसके बेटे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस यूनिवर्सिटी में दुनिया के कोने कोने से लोग पढ़ने आते थे। बस वहीं पर रेखा के बेटों को उन लड़कियों से प्यार हो गया और वो बिना कुछ सोचे उन्हें अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आए। रेखा का घर पचरंगा हो गया। उसके घर में 5-5 धर्मों की बहुएं थी। अलग अलग धर्म से होने की वजह से उन सभी का एक दूसरे से मिजाज मेल नहीं खा पा रहा था। स्टेला, पेमा, ये तुमने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? यहाँ घर में ससुर जी हैं, तुम्हारे जेठ हैं और देवर भी हैं। इस तरह इतने छोटे कपड़े पहनकर यूं बेहयाई न दिखाओ। अरे तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली? एक लड़की जो चाहे वो पहन सकती है। बिल्कुल सही। और वैसे भी हम कब बोल रहे हैं कि तुम इन्हें पहनो? देखो, एक लड़की कुछ भी पहन सकती है, लेकिन माहौल के हिसाब से तुम्हारे ये कपड़े मुझे अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। जस्ट शट अप। अगर ऐसा है तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो। तभी वहाँ पर शिवानी भी आ गई। वैसे हुमेरा बोल तो सही रही है, हमारे परिवार में घर की औरतें इतने कम कपड़ों में नहीं रहती हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है? हम आपसे अपने ऊपर कमेंट्स नहीं मांग रहे हैं, सो प्लीज आप कुछ ना ही बोलें तो अच्छा रहेगा। दोनों हिंदू मुस्लिम बहुएं शांत हो गई। घर में इन बातों पर नोकझोंक होना अब बिल्कुल आम सी बात हो गई थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे कि अब 15 अगस्त आने वाला था। बहू, जानती हो 15 अगस्त आने वाला है? अरे हाँ माँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। सच में माँ, हम बहुत अच्छे से जश्न मनाकर इसे सेलिब्रेट करेंगे। उनकी बातें सुनकर सिख बहू गुरलीन बोली, 15 अगस्त तो हर साल ही आता है, इसमें क्या खास बात है? मुझे खुद कोई खास बात नहीं लगती। नथिंग स्पेशल। अरे बुद्धुओं, ये हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है। ईद, दिवाली, बैसाखी और क्रिसमस एक तरफ और ये 15 अगस्त एक तरफ। ये त्योहार धर्मों का नहीं बल्कि भारत के वासियों का है। ये सारी महान महान बातें मेरे तो सर के ऊपर से जाती हैं। प्लीज मुझसे कोई 15 अगस्त सेलिब्रेट करने को मत बोलना। सेम। ओ जी, मैं भी इन सब में न रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं लेती हूँ। मैनू भी तंग ना करना। अपनी तीनों बहुओं को अपने देश के प्रति इतना कम देशभक्त देख रेखा के दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। अम्मी, मायूस न हो, इन्हें 15 अगस्त की अहमियत एक दिन जरूर समझ आएगी। हाँ बहू, लेकिन कैसे? मेरे पास एक विचार है। शिवानी ने अपना आइडिया अपनी सास और देवरानी को बताया। सभी को उसका प्लान बहुत पसंद आया। हाँ बहू, हो सकता है कि ये तरीका इनके मन में देशभक्ति की भावना को जगा दे। देखना, ये जरूर काम करेगा। फिर क्या था, अगले दिन से तीनों सास बहू ने अपने प्लान पर काम करना शुरू किया। रेखा हर रोज शाम को 6 से 7 बजे तक अपनी छोटी बहुओं को देशभक्ति की भावना जगाने वाली महापुरुषों के किस्से सुनाती थी। गुरलीन, आ जाओ, माँ बुला रही हैं। तुसी जान लो, असी नहीं जाना। रोजाना एक एक सी गल से मेरा दिमाग दुख रहा है। तुसी चाहो या ना चाहो, आना तो पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ पेमा, स्टेला, माँ बुला रही हैं। नो, मैं नहीं जाना। अरे जल्दी करो, आज तो बाबा भी हमें कुछ मजेदार किस्से सुनाएंगे। ओह माय गॉड।
पेमा और गुरलीन तो चली गईं, लेकिन अभी क्रिश्चियन लड़की स्टेला बाकी थी। आ जाओ स्टेली, डोंट चेंज माय नेम, अंडरस्टूड? ये पर अभी जल्दी से नीचे आ जाओ, बाबा बुला रहे हैं। शिवानी किसी तरह मनाकर स्टेला को भी नीचे ले गई। उसके ससुर ने अपनी 5 बहुओं को बड़ी ही मन से अमर शहीद भगत सिंह का किस्सा सुनाया और देश की आजादी से पहले की संघर्षों और आजादी का महत्व समझाया। अब उन तीनों को भी इन सब में दिलचस्पी आ रही थी, लेकिन वो जाहिर नहीं करती थी। इसी तरह सिलसिला चलते चलते दिन बीत गए और आज 15 अगस्त था। बहू, इतने दिनों की मेहनत लगता है बेकार गई। इन तीनों में तो शायद रत्ती भर भी देशभक्ति की भावना नहीं जागी है। अम्मी जान, देशभक्ति की भावना अगर ऐसे जागने लगती तो बड़े से बड़ा आतंकवादी देशभक्त बन जाता। ये चीज तो अंदर से ही होती है। लेकिन आप मायूस ना होना, हम आज बड़े ही धूमधाम से 15 अगस्त मनाएंगे। दोनों बहुएं मिलकर 15 अगस्त की तैयारियां करने लगी। पंडित जी, लड़की संस्कारी होनी चाहिए और उसे घर की जिम्मेदारियों की समझ होनी चाहिए, तभी मैं अपने बेटे की शादी करूंगी। अरे सरला बहन, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा बेटा तो बहुत सुंदर और मॉडर्न है। उसे ऐसी संस्कारी लड़कियां पसंद आएंगी ही नहीं। पंडित जी, मेरा बेटा बेशक से मॉडर्न है, लेकिन वो समझदार है, बेवकूफ नहीं है। और मैं जानती हूँ मेरे बेटे के लिए क्या सही होगा, इसलिए मेरे लिए तो आप संस्कारी ही लड़की ढूंढो, फिर चाहे वो काली ही क्यों ना हो, लेकिन संस्कारी बहू मेरे घर को और मेरे बेटे को संभाल कर चलेगी। ऐसी बात है बहन जी, तो ये देखो, मेरे पास एक लड़की की फोटो है। इस लड़की का नाम सलोनी है। रंग में थोड़ी काली है, लेकिन बहुत समझदार है। और सबसे बड़ी ये खासियत है कि इसकी पूरे गांव में इसके जितने लंबे बाल किसी के भी नहीं है। लड़की की फोटो देखते ही सरला उसे पसंद कर लेती है, जिसके बाद वो अपने बेटे की शादी जबरदस्ती सलोनी से करवा देती है। शादी के पहले दिन पर ही सुहागरात होने से पहले अचानक घर की लाइट चली जाती है, जिसके चलते विक्रम अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा तक नहीं देख पाता। ये तो बहुत अजीब बात है। हमारी आज सुहागरात है और अचानक से बत्ती चली गई। ऊपर से मैंने तुम्हारा अभी तक चेहरा तक नहीं देखा। खैर, कोई बात नहीं, कल सुबह मैं तुम्हारा चेहरा जी भर के देख लूंगा। ऐसा कहकर विक्रम सलोनी के नजदीक जाता है और उसे गले से लगाता है, जिसके बाद अगले दिन जब सुबह होती है तो विक्रम की नींद खुल जाती है। वो अपने सामने एक लंबे बाल वाली काली लड़की को देखकर अचानक से डर जाता है। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? कल हमारी शादी हुई है, रात को आपने मेरे साथ सुहागरात मनाई है और अब अचानक से मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? अरे मैं आपकी पत्नी हूँ। सलोनी की आवाज से विक्रम उसे पहचान तो लेता है, लेकिन उसके काले रंग की वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यकीन नहीं होता कि मैंने तुम्हारे साथ सुहागरात मनाई है। अरे तुम जैसी पत्नी होने से अच्छा होता कि मैं खुदकुशी कर लेता। ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। विक्रम सलोनी को कड़वी बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वह अपनी पत्नी सलोनी से उखड़ा उखड़ा रहने लगता है।
वह उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता, जिसकी वजह से सलोनी को बहुत बुरा लगता है और वो एक दिन अपनी सास से कहती है, आपने क्यों मेरी शादी विक्रम जी से करवा दी, जबकि उन्हें तो सुंदर लड़कियां पसंद हैं, और वो भी जो मॉडर्न हो। मेरी तरह लंबे बाल वाली काली लड़कियां उन्हें पसंद ही नहीं। बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है। माना मेरा बेटा थोड़ा सख्त है, लेकिन वो तुझे प्यार करता है। तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ तो सरला अपनी बहू को सहानुभूति दे रही होती है, वहीं दरवाजे से विक्रम अपनी पसंद की 2 लड़कियों के साथ आता है, जो कि बहुत मॉडर्न होती हैं और उनके बाल भी छोटे होते हैं। उनके छोटे कपड़े देखकर सरला अपने बेटे से कहती है, ची 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 ची, अरे बेटा इनके कपड़े तो देख। अरे टेलर वाले को कम कपड़ा देकर आई थी क्या ये दोनों लड़कियां? अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये तो आजकल का फैशन है, और वैसे ये लड़कियां और कोई नहीं बल्कि इस घर की बहू हैं। ये सुनते ही सरला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहीं खड़ी हुई सलोनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो रोते हुए अपने पति से कहती है, अजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे होते हुए आप मेरी सौतन कैसे ला सकते हो? अरे तुझ जैसी बदसूरत लड़की मेरी पत्नी हो ही नहीं सकती। अरे तुझे तो मुझे अपनी पत्नी बोलने में भी शर्म आती है। डार्लिंग, छोड़ो ना इसको, इसकी शक्ल तो नौकरानी होने के लायक है। मैं बहुत थक गई हूँ हानी। इस नौकरानी को बोलो कि मेरे लिए तुम्हारे कमरे में जूस और कुछ खाने की चीजें ले आए। चलो हानी, अब अपना कमरा भी दिखा दो। विक्रम अपनी दोनों पत्नियों को अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। विक्रम को उनकी खूबसूरती के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। तभी अचानक से सलोनी को उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं। बहू, क्या हुआ तुझे? अचानक से तुझे ये उल्टियां क्यों होने लगी? तभी सलोनी मुस्कुराती है और कहती है, माँ जी, आप दादी बनने वाली हो, मुबारक हो आपको। ये सुनकर सरला बहुत खुश होती है और अपनी बहू को गले से लगा लेती है। अरे वाह बहू, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। एक तरफ तू और दूसरी तरफ मेरा निकम्मा बेटा। कोई बात नहीं, वक्त के साथ वो भी समझ जाएगा। सरला ये खुशखबरी अपने बेटे को देने जाती है, जहां उसका बेटा उससे कहता है, तुम सोच भी कैसे सकती हो माँ कि उस काली कलूटी का बच्चा मैं अपने सीने से लगा कर रखूंगा? अरे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे होंगे तो गोरे और सुंदर होंगे, बिल्कुल मेरी तरह, ना कि उस कल्लो मैया की तरह। अरे पता नहीं किसका गंदा खून उसके पेट में पल रहा है। ये सुनते ही सरला अपने बेटे के मुंह पर एक चांटा मारती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। सरला अपनी बहू सलोनी की देखरेख बहुत अच्छे से करती है, लेकिन वहीं निशा और तारा अकेले में सलोनी को बहुत परेशान करती हैं। कभी कभी वो कैंची लेकर उसके बाल भी काट देती हैं और उससे घर के सारे काम करवाती हैं। एक रात सलोनी घर के काम करने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी उसे कमरे से तारा और निशा की बात करने की आवाज आती है। देखो, जिस दिन इस घर में कोई भी नहीं होगा, हम दोनों उसी दिन चोरी कर लेंगे। ये लोग बहुत चालाक हैं, खास तौर पर विक्रम। उसको हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम दोनों इस घर में सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे चोरी करने के लिए आए हैं। और हाँ, उस सलोनी की बच्ची के बाल भी काट कर ले जाएंगे। आजकल मार्केट में वैसे भी बालों का बहुत रेट चल रहा है। सही कहा तुमने, मैं बस सही मौके का इंतजार कर रही हूँ। हमें अभी थोड़ा रुकना होगा। ये सुनकर सलोनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और ये बात वो अपनी सास को बताने के लिए वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो पेट के बल गिर जाती है, जिसकी वजह से वो दर्द से तड़पने लगती है। उसकी आवाज सुनते ही वहां सरला और विक्रम आ जाते हैं। आई माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को बचा लो। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए माँ जी। सलोनी को दर्द में तड़पता हुआ विक्रम से देखा नहीं जाता। वो उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। कुछ ही देर में सलोनी एक बहुत सुंदर और गोरे से बच्चे को जन्म देती है। जब उस बच्चे को विक्रम देखता है तो उसकी आंखों में ममता झलकने लगती है। तभी सलोनी उससे कहती है, निशा और तारा, वो दोनों लड़की ठीक नहीं है। मैंने खुद अपने कानों से उनकी बातें सुनी है। वो सिर्फ आपको लूटने आई हैं। वो चोरी करके आज रात भाग जाएंगी। तुम अब फालतू की बातें कर रही हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तारा और निशा मेरी पत्नी हैं और मुझसे बहुत प्यार करती हैं। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए।
एक बार हम घर चलते हैं। अपनी माँ की बात विक्रम मान लेता है, जिसके बाद वो सलोनी और अपने बच्चे को अपने साथ घर ले आता है, जहाँ पर तारा और निशा चोरी करके भागने वाली होती हैं। उनके हाथ में पैसों से भरा बैग और ज्वेलरी देखकर विक्रम को यकीन हो जाता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। मुझे पता था कि ये दोनों इस मौके की तलाश में थे, इसलिए हॉस्पिटल से निकलने से पहले मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था। तुमने बहुत अच्छा किया सलोनी, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने इनकी खूबसूरती देखकर इनके ऊपर भरोसा कर लिया और हमारे बारे में जरा भी नहीं सोचा। तुमने इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे बारे में अच्छा सोचा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सलोनी, मुझे माफ कर दो। अजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। ये सुनने के बाद विक्रम अपनी माँ और अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है। वहीं पुलिस तारा और निशा को जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है, जिसके बाद से अब विक्रम अपनी पत्नी सलोनी और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।